इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ चुका है, अभी शॉर्ट वर्डिक्ट आया और उस वर्डिक्ट के मुताबिक अब हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और साथ साथ ये भी कहा गया कि 11:30 बजे तक जो गवर्नर पंजाब है बलीगौर रहमान साहब वो चौधरी परवेज़ इलाही से ओथ लेंगे और अगर वो ओथ नहीं ले सकते तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ओथ लेंगे। दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज साहब का एक कैबिनेट था उसको भी डीनोटिफाई कर दिया गया और जितने भी पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स पर उन्होंने साइन किए थे उनको भी नल एंड वॉइड कर दिया गया। दूसरी तरफ आज जो इस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ वो वही केस है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। मैंने कल कहा मैं इस पर बात नहीं करता क्योंकि उस वक्त वो केस सुप्रीम कोर्ट में ऑन गोइंग था, लेकिन अब तक वो केस कंप्लीट हो चुका है तो मैं उसी पर बात करना चाहूँगा। ये केस था दोस्त मज़ारी साहब की रूलिंग के ऊपर। मैंने कल भी बताया था कि दोस्त मज़ारी साहब की जो रूलिंग है वो बहुत एक स्टूपिड किस्म की रूलिंग थी। इस रूलिंग में बेसिकली उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक फ़ैसला था उसको बुनियाद बनाया, लेकिन उस फैसले में ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो उन्होंने अपनी रूलिंग में की। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से रिलेटेड था, ये वही फ़ैसला था जिसके मुताबिक पीटीआई के जो 25 मुनहरिफ अरकान थे उनको डी-सीट किया गया था। पहले ज़रा हम इस फैसले के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असल में हुआ ये कि जब अप्रैल में पंजाब असम्बली के अंदर इलेक्शन हुए बिटवीन हमजा शहबाज एंड परवेज़ इलाही, तो जो क्या कहते हैं पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी थी उन्होंने हिदायत दी कि आप लोगों ने कल जाके परवेज़ इलाही को वोट देना है, लेकिन वहाँ पे 25 ऐसे अरकान थे जिन्होंने जाके हमजा शहबाज को वोट दिया। उसके बाद जो पार्टी हेड हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई और उस रेफरेंस में उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमारे इन पार्टी मेंबर्स ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में इसलिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की बात नहीं मानी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन तमाम तर मेंबर्स को जो है वो डी नोटिफाई कर दिया जाए या डी सीट कर दिया जाए। अच्छा, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो वहाँ पे एक बात डिस्कस हुई, वो ये हुई कि जो रेफरेंस जमा करवाया गया इन अरकान के ख़िलाफ़ वो पार्टी हेड की तरफ से जमा करवाया गया। इस बात का सबूत कहाँ पे है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसकी बात नहीं मानी। तो फिर उधर वहाँ पे जो पीटीआई के क्या कहते हैं वकील थे अली ज़फ़र साहब, उन्होंने जाके मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाई, जिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग के मुताबिक ये उनको हिदायत की गई थी कि आपने कल जाकर परवेज़ इलाही को वोट देना, उन्होंने वोट नहीं दिया। इसी वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस जमा करवाया गया पार्टी हेड की तरफ से और इसी वजह से फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको डी सीट कर दिया। अब ये केस, अब इसी पॉइंट को जो है दोस्त मज़ारी साहब इस्तेमाल करना चाह रहे थे अपनी रूलिंग के अंदर, लेकिन अब इस केस के अंदर ये चीज़ लागू नहीं होती थी। वो इसलिए नहीं होती थी क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी ने कह दिया था कि आपने परवेज़ इलाही को ही वोट देना है। जब पार्लियामेंट्री पार्टी ने कह दिया था तो अब पार्टी हेड कुछ भी नहीं उन्हें कह सकता था, वो कोई भी बात कर दे तो वो लागू नहीं होती थी पार्लियामेंट्री पार्टी पे कि वो उसको माने। तो इस वजह से ये जो चीज़ थी वो उस केस से बहुत डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ पे जो दोस्त मज़ारी साहब थे उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 19 बार दोस्त मज़ारी के वकील से पूछा था कि आप हमें बताएं, आपने हमारे फ़ैसले को बुनियाद बना के रूलिंग दी है तो हमें बता दें आप कौन सा हमारा फ़ैसला ऐसा है या कौन सा हमारे फ़ैसले में ऐसा पैराग्राफ है, कोई पॉइंट है जिसकी वजह से आपने ये रूलिंग दी है। और उनके वकील जो थे इस बात का जवाब नहीं दे सके। बहरहाल जितनी भी एक लीगल फर्टेनिटी है वो बेशक पीएमएलएन की हो, पीटीआई की हो या ओवरऑल हो, इन तमाम तर लोगों को एक बात वाज़ह तौर पे पता थी कि जो दोस्त मज़ारी साहब की रूलिंग है वो फ़ौरन नल एंड वॉइड हो जाएगी। इसी वजह से पीएमएलएन ने पिछले 2 दिन में पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट थी उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और इस किस्म की कोशिशें करते रह गए या तो ये जो फ़ैसला है वो कुछ दिनों के लिए डिले हो जाए या उन्हें फुल बेंच मिल जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट पीएमएलएन की हिस्ट्री रही है कि वो इस किस्म के काम करते रहते होते हैं। अब वो समहाउ अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करके जो है सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज से कई साल पहले वो फिज़िकली सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करते थे और एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते थे। 1997 30 नवंबर को एक केस चल रहा था नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का। अब नवाज शरीफ साहब को पता था कि उस केस में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है, तो जो उन्होंने बहुत सारे जो क्या कहते हैं पीएमएलएन के अरकान थे उनको सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द जमा कर लिया और फिर उन्हीं अरकान ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया और उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस साहब थे सजाद अली शाह, उनको जान बचा के सुप्रीम कोर्ट से भागना पड़ा। तो ये तो पीएमएलएन की एक हिस्ट्री रही है। उन्होंने कल भी वही किया। उन्होंने जाके सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख़्याल से इलेक्टेड लोगों का काम होता है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को काम करना चाहिए, वहाँ पे वो लोग गए जिनका इलेक्टेड लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका पाकिस्तान की हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं, मरीम नवाज़ आती हैं। वो वहाँ पे गए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी कि अगर आपने फुल बेंच ना बनाया तो हम इस केस से बाइकआउट कर देंगे, हम इस केस की हेयरिंग से बाइकआउट कर देंगे। मैं ज़रा यहाँ पे एक फुल बेंच की जो डिमांड पीएमएलएन की तरफ से की जा रही थी मैं उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको
बताता जाऊँ। फुल बेंच का मतलब ये होता है कि तकरीबन कोई 17 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठ के आपका ये एक केस सुनेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट के मुताबिक कोई तकरीबन 50,000 प्लस पेंडिंग केसेस हैं। तो ज़रा अपनी अकल को हाथ मारें और ये सोचें कि क्या ये बात जायज़ है कि सिर्फ एक केस सुनने के लिए 17 जजेस बैठ जाएं, जबकि 50,000 से ज़्यादा केसेस इस वक्त इस मुल्क में पेंडिंग है। तो हमें यही बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों के लिए सिर्फ अदालतें नहीं चलेंगी, अदालतें इस वक्त सबके लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन फैसला था कि उन्होंने कहा हम कोई फुल बेंच नहीं बनाएंगे, यही 3 लोग जो हैं वो फैसला देंगे। अब इन 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट कर दी और उन्होंने कहा जी ये 3 जजेस जो हैं वो समहाउ PMLN के खिलाफ फैसले देते होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, ये 3 वही जजेस हैं जिन्होंने PMLN के हक़ में भी फैसले दिए हैं। ये हक़ में फैसले कैसे दिए थे? क्योंकि जिन जजेस ने आज डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग को उड़ाया है, ये वही जजेस हैं जिन्होंने 7 अप्रैल को क्या कहते हैं, जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली थे कासिम सूरी, उनकी भी रूलिंग को उड़ाया था। और उनकी जब रूलिंग को उड़ाया गया तब ही जो है आपके इस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब फैसला आपके हक़ में आता है तब आप कहते हैं कि अदालतें बहुत अच्छी हैं, और जब फैसला आपके खिलाफ आता है तो फिर आप अदालतों के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ PMLN का नहीं है, ये प्रॉब्लम PTI का भी है। जब 7 अप्रैल को PTI के खिलाफ फैसला आया तब भी उनका भी एक सोशल मीडिया सेल जो है वो एक्टिव हो गया और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर दी। तो ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मसला है कि जब भी फैसले उनके खिलाफ आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या अदालतों के खिलाफ या दीगर जजेस के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। और वो ये बात समझने से कासिर है कि गलती उनकी होती है जिसकी वजह से वो केसेस हारते हैं, और जो अदालतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप कह सकते हैं एविडेंसेस की बुनियाद पर फैसले सुनाती होती हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रेशर बिल्ड करने की PMLN ने कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेशर को एक एकदम मुस्तरद कर दिया और उन्होंने वर्डिक्ट बिल्कुल वैसे ही दिया जो आइन के मुताबिक था आज। लेकिन अब इस सब के बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है, वो ये है कि जब भी पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो एक तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही की बनेगी, और चौधरी परवेज़ इलाही जो कैंडिडेट हैं वो हैं PTI के, तो PTI की जब एक आप ये भी कह सकते हैं कि समहाउ PTI की हुकूमत पंजाब में बनने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वज़ीर ऐसे शामिल होंगे जिनका ताल्लुक PTI से होगा। जब इस किस्म की हुकूमत पंजाब में बनेगी तो 18वीं तरमीम के बाद विफाक की हुकूमत की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब जो विफाक के अंदर हुकूमत है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रह जाएगी, और पंजाब में अगर PTI की हुकूमत आ गई तो इसका मतलब ये है कि पंजाब पुलिस भी अब PTI के पास ही होगी। अब इमरान खान साहब आगे करने के वाले हैं, इमरान खान साहब आगे ये करने वाले हैं कि वो एक प्रेशर बिल्ड करेंगे अपने धरनों के ज़रिए, अपने जलसों के ज़रिए हुकूमत के ऊपर कि वो रिज़ाइन करें और अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन करवाएं। इससे पहले जब वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे थे और उन्होंने 25 मई को एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना भी लिया था और बहुत सारे लोग इस्लामाबाद जमा भी हो गए थे, तब एक चीज़ हमें नज़र आई कि पंजाब से लोग नहीं निकल रहे थे। जो भी लोग आ रहे थे वो KP से आ रहे थे, पंजाब से लोग इसलिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि पंजाब में उस वक्त हुकूमत PMLN की थी, और PMLN अपने वही जो एक पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करने वाले टैक्टिक्स हैं वो कर रही थी, और जो भी कोई बंदा बाहर निकलता था उनको मार पीट के वापसी घर पहुंचा देते थे। लेकिन जैसे ही अब हुकूमत जो है वो PTI के पास आई है, तो PTI अब एक कोशिश करेगी कि पंजाब से भी एक भरपूर तरीके से क्राउड को पुल किया जा सके और इस्लामाबाद पहुंचाया जा सके, KP से भी किया जा सके। और यहाँ पे समहाउ आपको थोड़ी सी पाकिस्तान का जो एक जोग्राफिकल लोकेशन है और पाकिस्तान का जो एक मैप है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब इस्लामाबाद एक ऐसी जगह पर है जहाँ से लोगों के पास एक्सेस होगा पंजाब से भी, जहाँ पे लोगों के पास एक्सेस होगा KP से भी, और जहाँ पे लोगों के पास एक्सेस होगा कश्मीर से भी, और इन तमाम तर जगहों पे जो है वो PTI की हुकूमत है। इस किस्म के वहाँ पे लोग रहते हैं जो समहाउ PTI को सपोर्ट करते होते हैं। तो अब PMLN के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा, जिस प्रेशर की वजह से उनको समहाउ अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे और उनके पास कोई चारा नहीं है। और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो सिर्फ इस्लामाबाद तक की हद तक जब महदूद रह गए तो वो इस्लामाबाद में हुकूमत करें और उनको कोई मसाइल पेश ना हो। क्योंकि अब जब पंजाब के अंदर जो भी हुकूमत कर रहा होता है वो समहाउ सेंटर में भी हुकूमत कर रहा होता है। ये पाकिस्तान की आप कह सकते हैं एक हिस्ट्री रही है। जब बीबी समहाउ पंजाब विफाक में हुकूमत करनी थी और पंजाब के अंदर जो थे वो नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, तब भी बीबी अपनी हुकूमत पूरी नहीं कर सकी थी। उसकी एक वजह यही थी कि उनके पास उतनी अथॉरिटी उतनी पावर नहीं थी। और ये तो बहुत साल पुरानी बात है, 2010 में जब 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम के बाद तो वैसे भी जितनी भी पावर्स हैं वो विफाक से लेके सूबों को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं।
तो अब तो वैसे भी सूबे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब आप खाली अगर विफाक में हुकूमत करें तो ये आपको खुद भी सोचने की ज़रूरत है कि वो आपकी एक इमेज को ख़राब करेगी, आपको कभी भी पावरफुल नहीं करेगी। अब मैं इसके बाद जो है पाकिस्तान में आने वाले जो जनरल इलेक्शन हैं उसकी जो एक उसके ऊपर एक प्रिडिक्शन करना चाहूँगा, और मैं पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन का जो फ्यूचर है वो बताना चाहूँगा। मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी, लेकिन जो पंजाब में अभी इलेक्शंस हुए उसमें जिस तरीके से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, जिस तरीके से पीटीआई ने सीट्स निकाली हैं, उससे एक चीज़ अब लग रही है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें भी पीटीआई इसी किस्म का रिजल्ट शो करेगी, और जो आने वाले आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक बार फिर इमरान खान होंगे। इस पंजाब के इलेक्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्या थी? वो ये थी कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की सियासत में एक लफ्ज़ बोला जाता है कि इलेक्टेबल्स को टिकट दिया जाए, क्योंकि सिर्फ इलेक्टेबल्स ही इलेक्शन जीत सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने इस दफ़ा पंजाब के अंदर एक चीज़ शो की कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्टेबल्स इलेक्शन जीतें, और लोग भी इलेक्शन जीत सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नज़रियाती लोगों को उन्होंने टिकटें दी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ साबित कर दी कि इलेक्टेबल्स के अलावा भी लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। आप लाहौर के इलेक्शन उठा के देख लें, उस पर बहुत सारे ऐसे लोग इलेक्शन जीते जिनका आप कह सकते हैं कि ख़ानदानी सियासत से कोई लेना देना नहीं था। वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने सीटें निकाली। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक और बात की जाती है कि आप तब तक इलेक्शन नहीं जीत सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट आपके साथ नहीं है। हमें ये बात अप्रैल से पता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो इमरान खान साहब को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करी, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्शन जीता और क्लियर मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीता। ये तमाम तर बातें जो हैं वो इस चीज़ को वाजे कर रही हैं कि आने वाला इलेक्शन भी इमरान खान साहब का ही है। तो आज मैं बस इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहा था। इंशाल्लाह मैं कल से इसको फिर कंटिन्यू करूँगा। कल जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी उन्हीं के ऊपर व्लॉग बनाया जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।